नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। पापा, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मम्मी आप भी आओ ना। कहते हुए रिद्धि माँ को किचन से लेकर आती है और सोफे में बैठा देती है। दोनों को साथ बैठाकर कहती है कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आपके मित्र मोहनलाल के लड़के असीम को मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। वो भी आज अपने पापा से बात कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है। शांतिलाल जी खुश होते हुए बोले, बेटा, हम खुद ही सोचते थे कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले। ईश्वर की भी आज मंजूरी मिल गई लगता है। प्रसिद्धि के लिए भी लड़का देखना है, क्योंकि तुम दोनों के हाथ पीले भी एक साथ करना है। जैसे एक साथ दुनिया में आई, साथ साथ पढ़ी, वैसे ही साथ साथ ससुराल भी जाओगी। कहाँ है हमारी बिटिया रानी सिद्धि? आवाज लगाते ही सिद्धि अपने कमरे से आती है। जी पापा जी बताइए, कहते हुए पापा के पास बैठ जाती है। बेटा, रिद्धि ने तो अपने लिए वर्द को चुन लिया। अब तुम बताओ, तुम्हें भी कोई पसंद हो तो? नहीं पापा, आप जिसे पसंद करो उसी से शादी कर लूँगी, पर मुझे फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना है। सिद्धि बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम कर लेना, पर मैं तुम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करूँगा। आखिर जुड़वा हो दोनों। मोहनलाल से मिलकर रिद्धि का रिश्ता तय करने के बाद सिद्धि के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि शांति लाल जी की दो प्यारी जुड़वा बेटी हैं, जिनमें उनकी आत्मा बसती है। इनके पैदा होने के बाद ही उनका कारोबार भी चमक गया था, इसलिए इन दोनों को वो लक्ष्मी मानते हैं। अपने घर की शहर के अनाज व्यवसायियों के इकलौते लड़के का रिश्ता सिद्धि के लिए आता है, जिसका नाम आशीष होता है। उसे सिद्धि का रिश्ता तय कर दिया जाता है। धूमधाम से दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। दोनों अपने घर में बहुत खुश होती हैं। इधर शांतिलाल का घर बेटियों के जाने की वजह से सूना हो जाता है। पर क्या करें, बेटियां तो पराई होती हैं, कभी कभी मिलने आती रहती हैं। एक दिन सिद्धि के ससुर जीवन लाल जी का फोन आता है। वो कहते हैं, साह जी, बिटिया की गोद भराई की तैयारी कर लो, खुशखबरी है। शांतिलाल खुशी से झूम उठते हैं। ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाते हैं। दोनों तैयारी करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब देखते रह जाएं। ऐसी धूमधाम से गोद भराई की रस्म होगी। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था शायद। एक दिन सड़क हादसे में सिद्धि का पति आशीष गुजर जाता है। यह हादसा दोनों परिवार के लिए असहनीय था। एक तो सिद्धि माँ बनने वाली थी, ऊपर से ये हादसा, वो एक जिंदा लाश बन गई। ऊपर से उसके सास ससुर अपना इकलौता लड़का खोने के गम में सिद्धि को ही अपशगुनी कहने लगते हैं। शांतिलाल जी से कह देते हैं कि अपनी बेटी को ले जाइए, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो चुपचाप बेटी को लेकर घर चले आते हैं। उसकी माँ सिद्धि को खूब समझाती है, बेटा, अपने होने वाले इस बच्चे के लिए अपना ध्यान रखो। उसे तो जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ होश भी नहीं रहता, बस पूरा दिन उदास पड़ी रहती, किसी से बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी बहन सिद्धि से भी नहीं, जो कि उसकी सबसे खास होती है। शांतिलाल जी अपने पुरोहित पंडित से मिलते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, एक पिता हूँ तो मुझे डर सता रहा है कि मेरी दोनों बेटियां जुड़वा हैं, तो एक साथ जो हुआ, कहीं वो दूसरे के साथ तो नहीं। पंडित जी बोले, नहीं यजमान जी, ऐसा कभी न सोचें। दोनों के पूर्व के जन्म के संस्कार अलग अलग हैं, तो जीवन भी अलग ही होंगे। अपने मन में कोई कुंठा न पालें। बिटिया का ध्यान रखें, आने वाला समय शुभ होगा। भगवान से यही प्रार्थना करें।
सिद्धि एक प्यारे बेटे की माँ बनी जो बिल्कुल आशीष की कॉपी था। उसे देखकर धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। उसके साथ हंसने खिलखिलाने लगी और अब शांतिलाल ने उसका एडमिशन फैशन डिज़ाइनर में करा दिया था। उसने बच्चे के साथ रहते हुए ये कोर्स कर लिया और अब बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो उसने सोचा कि अपना काम शुरू किया जाए। तो उसने सिद्धि कलेक्शन के नाम से अपने छोटे से काम की शुरुआत की। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सिद्धि और आशीष का बेटा आर्यन 18 साल का हो गया। सिद्धि आर्यन को बोली, बेटा आज तेरे पापा जी का जन्मदिन है। मैं हर साल मनाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, गरीब लोगों को खाना खिलाती हूँ, पर कुछ कारण से इस बार मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। तो बेटा कोई भी मंदिर जाकर पूजा करने के बाद गरीबों में खाना बंटवा देना और दान कर देना। आसिफ इसका बेटा कहता है, ओके मम्मी जी, आप चिंता ना करो, ये काम मैं अच्छे से कर लूँगा। ये कहकर वो खाना गाड़ी में डलवाता है और ड्राइवर और एक वर्कर के साथ मंदिर जाता है। पंडित जी से बोलकर पूजा करवाता है, फिर गरीबों में खाना बंटवाने लगता है। वहाँ पर एक अंकल जी भी खाना बांटने आए थे। संयोग से जो जो खाने की चीज़ आर्यन लाया था वही वही वो भी लाए थे। आर्यन ने उन बुजुर्ग अंकल से कहा, अंकल जी कमाल है ना, जो जो मेरे घर बना है बंटवाने को वही वही आप भी लाए हो। उन अंकल ने आर्यन को देखा, उसे देखते ही रहे। फिर आर्यन बोला, क्या हुआ अंकल जी? तो अंकल बोले, बेटा मेरे बेटे का जन्मदिन है ना, तो उसके पसंद का खाना है ये सब मैं जो बांट रहा हूँ। ओह वैसे खाना तो ये सब मेरे पसंद का भी है, पर मेरे पापा जी के जन्मदिन है तो पहले बंटवा दूँ, फिर घर जाकर आराम से खाऊंगा। अच्छा तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। आर्यन, ये आलू बड़ा जो आपके हाथों में है, जितना खाऊं उतना कम है। अंकल जी चलो एक मुझे खिला दो गरीब समझकर, कहकर उनके हाथ से लेकर खाने लगा। अरे वाह क्या बात है, आलू बड़े में अगर साबुत धनिया कूट कर डाला जाए ना तो कमाल का टेस्ट लगता है। वो बुजुर्ग एकटक आर्यन को देख रहा था। कहता है, बेटा क्या नाम है आपके पिताजी का? वो कहता है, आशीष नाम था, वो अब नहीं है, मैं अपने नाना जी के घर रहता हूँ मम्मी के साथ। बुजुर्ग चौंक जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी माँ का क्या नाम है? वो कहता है सिद्धि। मम्मी का? आर्यन कहता है। बुजुर्ग झटके से उसे सीने से लगा लेता है और कहता है, तभी तो तुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने आशीष को देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे छाती को शीतलता मिल रही हो। तुझे सीने से लगाकर वो रोने लगी और उसे सीने से लगा कर ही रखे। अगले दिन आर्यन पूछा, अंकल जी क्या हुआ आपको? अंकल मत बोल बेटा, मैं तेरा दादा हूँ। दादाजी बोल। चल पहले अपनी दादी से मिल ले, आलू बड़े जी भर के खा ले, फिर हम सब तेरे नाना के घर जाएंगे। ये कहकर जीवनलाल जी उसे अपने घर ले गए। अपनी पत्नी से बोला, शोभा देख तेरे आशीष को लाया हूँ। उसकी पत्नी पूछी, क्या कह रहे हो? उसने सब बात बताई। उसकी पत्नी अपने पोते को गले लगाकर रोने लगी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरे दादाजी के कारण तेरी माँ को छोड़ दी, माफ़ कर दे बेटा। जीवनलाल जी बोले, ये इसकी माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चलो चलते हैं। शांतिलाल जी के घर आर्यन दादा दादी दोनों को ही लेकर घर आता है। माँ बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। कहाँ रह गया था बदमाश तू? मैं भूखी प्यासी तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ दादा दादी के पास चला गया था, ये देखो तुझे मनाने आए हैं। अपने सास ससुर को देखकर आंचल सर पर रखकर प्रणाम करती है। जीवनलाल जी कहते हैं, मेरे आशीष को लौटाने के लिए मैं खुद तेरा पैर पड़ूं तो कम है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। चल अपने घर, अब मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। आत्मा को सुकून मिल गया इसे देखकर।
अब चैन से मर सकूंगा। नहीं बाबूजी, आप मरने की बात ना करें। आपका पोता है, आपका पूरा अधिकार है उस पर। इस पर जो आप चाहो वही होगा। जीवनलाल जी आर्यन को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, इतना सुकून मिल रहा है तुझे सीने से लगाकर, जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। शोभा कहती है, हाँ, जैसे आशीष को लगा के मिलता था। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।